बेटा 9th की विज्ञान कक्षा 9 और इसका जो पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं, टोटली कर लेंगे। जिसको पार्ट नहीं पढ़ना है पुरानी वीडियो देख ले, पार्ट हम पूरा पढ़ा चुके हैं, उसके आधार पर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं 5 मिनट के अंदर। आओ बेटा, क्या नाम है इधर, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। बच्चों को जल्दी जल्दी पढ़ना है ना, पूरे साल तो पढ़ते नहीं है। देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है, इसमें से कौन कौन से पदार्थ हैं और कौन कौन से पदार्थ नहीं है। एक बात बताओ, ठंड कोई पदार्थ है? नहीं। इत्र की खुशबू? नहीं। कोई पदार्थ नहीं है, तो इनको छोड़ के सारे हमारे पदार्थ हो जाते हैं। अगला देखो बेटा, स्विमिंग पूल में आदमी पानी को काट कर कैसे तैर लेता है? क्योंकि बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया था कि पानी के तत्वों के बीच में गैप है, उस गैप को काट के वो आराम से चला जाएगा। और वही नदी ठंड में जम जाए, तैर पाओगे उसके अंदर? सर फूट जाएगा तुम्हारा, उसमें कूदोगे तो। क्यों? जगह ही नहीं है, तत्व कैसे हो गए एकदम? दोस्ती निभा ली, कैसे निभा ली? जैसे आकाश और ये निभा रहे करंट, देख रहे हो दोस्ती, हवा भी नहीं जा रही बीच में से, ऐसे होते हैं सॉलिड। ठीक है, अच्छा अगला देखो, ठोस, द्रव और गैस के अंदर अंतर क्या है? बेटा सबसे पहला अंतर क्या है, ठोस के बीच में जो दोनों कणों के बीच में, जो उनके टोटल कणों के बीच में जो अंतर है वो कैसा है? बिल्कुल है ही नहीं, हवा भी नहीं जाने की। लेकिन द्रव के अंदर थोड़ा सा स्पेस है, कैसा? थोड़ा, जितना स्पेस इनके, राधा के और आकाश के बीच में, दिखा दो, ठीक है। लेकिन गैस के अंदर कितना गैप है? इतना गैप है कि भैया, इतना गैप है जितना नदी में, अब देखो नदी में और वो उनकी दोस्त बैठी पारुल में, इतना गैप है, देखो जी, इससे भी ज्यादा गैप होता है गैस के अंदर। ठीक है, देखो ठोस का तो एक आकार है, ठोस का क्या है? एक निश्चित आकार है भैया, इसका क्या है? निश्चित आकार है, वो गिफ्ट पड़ा हुआ है तो उसका निश्चित आकार है। लेकिन जो पानी है उसका कोई निश्चित आकार है नहीं, जिस बर्तन में डालो वैसे ही हो जाता है। लेकिन गैस का तो भैया कोई आकार है ही नहीं। गैस तो थोड़ी गैस छोड़ो पूरे कमरे के अंदर हो जाती है। सुंगा देते हो ना अपने दोस्त को, खा के आए हो कई बार, है ना। देखो अगला, ठोस में तो वजन होता है बेटा, पानी में ही वजन होता है और गैस में ही वजन होता है। अगर उसे एक सिलेंडर में भर दिया जाए तो वजन हो जाता है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, ठोस कहीं भागता नहीं है, आराम से लेकिन पानी बहता है, पानी। लेकिन जो गैस है वो तो बिल्कुल पास रहने नहीं चाहते उसके कण, वो तो भैया बहुत जोर लगाता है बाहर निकलने के लिए, क्या? इसलिए कई बार सिलेंडर फट जाते हैं। और सिलेंडर में से गैस निकालते कैसे निकलती है? बहुत तेज आवाज करती है। क्यों? और गुब्बारे को एकदम छोड़ दो कैसे भागता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बेटा गैस के कण दूर है, दूर रहना चाहते हैं, आसपास में नहीं रहना चाहते, तो इसलिए वो एक दूसरे से बहुत दूर भागते हैं। इसलिए सिलेंडर कैसा होता है बेटा? सिलेंडर प्लास्टिक का क्यों नहीं बना देते, लोहे का ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि बेटा वो गैस इतनी जोर से जॉन लगाती है कि भैया लोहा ही है जो उसे संभाल सकता है। या तो प्लास्टिक इस लेवल की बन गई हो आजकल की भैया लोहे की तरह सॉलिड, तो उसके हिसाब से भी सिलेंडर बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कहीं बना भी दिए हो, वीडियो में कोई बोले भैया बन गए, तुम तो गलत पढ़ा रहे हो, मैंने देखा नहीं है, हो सकता भाई बन गए, पक्का नहीं कह सकते। अगला देखो बेटा, गैस किसी भी बर्तन को पूरी तरीके से भर देती है। बेटा क्यों भर देती है? गैस को मैं यहाँ छोड़ूंगा, उस कोने में उस कोने में उस कोने में लग जाएगी, उसे तो बाहर भागना है, इसलिए बर्तन को पूरी तरह से भर देगी। लेकिन सॉलिड पूरी तरह से नहीं भरेगा। कंचा है, बोतल में डालूंगा उतनी जगह में पड़ा रहेगा। लेकिन पानी बेटा उसी जगह में पड़ा रहेगा जितना है। लेकिन गैस पूरे बर्तन को भर देती है। ठीक है, अगली चीज देखो, देखो 300 केल्विन को डिग्री में बदलना है तो 273 से माइनस कर दो, और अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 से प्लस कर दो। ये तो बेटा क्वेश्चन आने ही वाला है, क्वेश्चन आने ही वाला है। अच्छा एक चीज याद रखना, पानी को गर्म करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और पानी को ठंडा होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। कितना? 0 डिग्री। और बाकी टाइम 0 से ऊपर और 100 से नीचे बीच में वो क्या रहता है? द्रव रहता है। पानी कैसे रहता है? द्रव रहता है। और एक चीज याद रखना, कुकर में जब सीटी आती है प्रेशर, तो प्रेशर किसके बराबर होता है? हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर। कितना होता है? 1 atm। कितना? 1 atm। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब प्योरिटी क्या है, मैटर क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसकी वीडियो देखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट सीधा क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आओ बेटा फोकस करो जल्दी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, मतलब हेट्रोजीनियस व होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? बेटा समांगी का मतलब है इसमें एक तरह के तत्व आपस में मिलते हैं, जैसे गैस गैस, वाटर वाटर, समझ गए? ये चीजें जब आपस में मिले तो वो होमोजीनियस हुआ। लेकिन कुछ इस तरह के मिश्रण जिसके अंदर दो अलग अलग तरह की चीजें मिक्स हो, जैसे कि तुम्हारी वो सॉफ्ट मिश्री, हॉट मिक्स, है ना, ये सारी चीजें क्या है? विषमांगी मिश्रण। विलयन, निलंबन और कोलॉइड के अंदर क्या अंतर है? देखो बेटा जल्दी फोकस करो। विलयन भी 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलकर बनता है।
कोलोइड भी बेटा इसी तरीके का मिश्रण है और निलंबन भी इसी तरह का मिश्रण है, लेकिन वो है विषमांगी मिश्रण। क्यों विषमांगी क्यों है बेटा कोलोइड और निलंबन? क्योंकि तुम्हें धूल के कण नजर आ रहे हैं हवा के अंदर, अगर वो मतलब धूल क्या है सॉलिड और वायु क्या है, वायु क्या है गैस द्रव। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम बेटा, ठीक है। तो उसके अंदर ही तो हमें वो धूल के कण नजर आते हैं जब धूप उसमें पड़ती है, इसका मतलब समांगी मिश्रण है कि विषमांगी? बेटा विषमांगी हुआ ना, दो अलग अलग तरह की चीजें मिक्स है ना उसके अंदर। क्या कर रहे हो, दिमाग खोल के नहीं पढ़ रहे हो? विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसके अंदर दो अलग अलग तरह की चीजें मिक्स होती हैं। अब धूल दिखाई दे रही है तुम्हें हवा के अंदर, तो हवा और धूल एक चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो जो अलग अलग चीजें मिले तो उसको क्या बोलेंगे? विषमांगी। और जो एक जैसी चीजें होंगी समांगी, वो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, नजर भी नहीं आएगा। पानी मिला देता हूँ दूध में, क्या है? समांगी मिश्रण है। ढूंढ सकते हो दूध में पानी? एक बगुला ही है जो कि पानी निकाल अगर बगुलों को मैं दूध दे दूं पानी मिला के, तो बगुला क्या करेगा? दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा उसके अंदर। हाँ वो ही कर सकता है बस, ये तुम कर सकते हो? ये लैब के अंदर ये पॉसिबल है, तुम नहीं कर सकते। नमक मिला के दे दूं पानी में, पी के पता चल जाएगा, देख के पता चल सकता है? नहीं। पानी में मिला के दे दूं तुमको, धूल दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी? वो दिखाई देगी ना। वो क्या है? असमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण जैसे बोलते हैं। तो जब निलंबन और कोलेड है, कैसे पहले क्या लिखोगे? ये विषमांगी मिश्रण है। दूसरा बेटा निलंबन में जब है, निलंबन को अलग किया जा सकता है क्या? कुछ प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन मिश्रण को तो विलय को अलग करना बड़ा आसान है। कोलोइड और निलंबन के अंदर दो मेन डिफरेंस क्या है? यही डिफरेंस है, कोलोइड के कण तो दिखाई नहीं देते, मशीनों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन निलंबन के कण बड़े आराम से धूप में भी नजर आ जाते हैं। ठीक, कोलोइड का क्या वो है अंतर कि कोलोइड को अगर मैं शांति से रख दूं तो उसके अंदर जो कण घूम रहे हैं वो आराम से नीचे सेटल हो जाएंगे, नीचे तली पे बैठ जाएंगे। बेटा ये जरूरी है, इधर आओ। देखो इसके अंदर ये बताना है कि भौतिक प्रक्रिया क्या है और रासायनिक प्रक्रिया क्या है। रासायनिक मतलब उसमें केमिकल चेंज हो, भौतिक मतलब जो सामने दिखाई दे। मैंने पेड़ काट दिया, पेड़ का कटना क्या है? भौतिक की रासायनिक? भौतिक। बेटा भौतिक क्रिया है, उसमें रासायनिक क्या? अपने आप थोड़ी ना गिर गया, वो काटा गया है। अच्छा, मक्खन का एक बर्तन में पिघल जाना क्या है? भौतिक प्रक्रिया है बेटा। गर्म हुआ तभी तो पिघल गया, ये तो भौतिक ही है, इसमें रासायनिक क्या है? अलमारी में जंग लगना, ये रासायनिक है। क्या है? इसके अंदर तो बेटा केमिकल रिएक्शन हुई है ना, तुमने पानी डाला होगा, उस पानी से हवा लगी होगी, उससे वो इस तरीके का बन गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इसी तरीके से हमें करना है। अच्छा एक और चीज, अच्छा गलनांक क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक। बेटा गलनांक का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर कोई चीज गल जाए, कोई चीज मतलब बहुत हैवी टेम्परेचर होगा उस पर कोई चीज गल जाए। देखा नहीं, सोने को क्या करता है? पिघलाता है, फिर उसको जो मर्जी चाहे उसे बना लेता है ना। अच्छा कुछ विधियां देख लो, कुछ विधियां देख लो। अच्छा जैसे पानी को मैं तेल में मिला दूं तो दोनों मिल जाते हैं? उनको अलग करने का कोई तरीका है? तेल ऊपर हो जाता है, उनको अलग करने का कोई तरीका है? हाँ, उसको बेटा पृथक्कीकरण कीप से कर सकते हैं। क्या होती है? देखो बेटा इधर, एक बेटा जैसे मेहंदी की कीप देखी है, इस तरह की कीप होती है, उसके अंदर उसको डाल देते हैं पानी, तेल तो ऊपर ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे नीचे रह जाएगा। उसके नीचे छोटी सी टंकी लगा देते हैं। क्या करते हैं? टंकी लगा देते हैं और पानी को निकालते रहते हैं, धीरे धीरे सारा पानी डाउन, और तेल जब रह जाए तो उस टंकी को बंद कर देते हैं। हो गया अलग? इतना आसान है। इसको पृथक्कीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। अच्छा दही में से मक्खन कैसे निकालते हैं? दही में से देखा कभी? उसके अंदर दही डालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल घुमा देते हैं। क्या बोलते हैं? उसे घुमा देते हैं, उसको बोलते हैं मथना। क्या बोलते हैं? मथना। क्या बोलते हैं? दही में से मक्खन क्या कर रहे हैं? बिलो रहे हैं। कोई लोग बुलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलो रहे हैं। बेटा इसको साइंस में कहते हैं अपकेंद्रीकरण। क्या? अपकेंद्रीकरण। मशीन के अंदर जो कपड़े धुलते हैं वो भी इसी तरीके से धुलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चाय से चाय की पत्ती कैसे अलग करते हैं वो तो तुम छान के आराम से कर सकते हो, है ना। अच्छा उससे नमक कैसे अलग करोगे? पानी से, बाष्पीकरण से। उसे धूप में रख के पानी उड़ जाएगा और नमक बाष्पीकरण मतलब वेपोराइजेशन से। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने तुमको बताया था ना अपकेंद्रीकरण, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, बस इस बात को याद रखना। ये कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगता है कि तुम्हारे में आ सकती हैं। अब कोलोइड और विलयन क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या है, निलंबन क्या है, कोलोइड क्या है, इसके बारे में तुम आराम से लिख सकते हो। और जो बेटा पहली बार वीडियो को देख रहा हो हमारे पीछे की चेकिंग कर ले, एक बार वीडियो को एक चेकआउट कर ले। कुछ बेटा क्वेश्चन दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस जो कि आजकल तुम्हारे उसमें आने लगे हैं, तो इसमें बताना निम्न में से कौन सा कोलोइड है।
चीनी का विलयन, पानी में चीनी मिला दी, क्या वो कोलोइड होगा? नहीं। दूसरा, मिट्टी का पानी, पानी में मिट्टी मिला दी, क्या वो कोलोइड होगा? नमक का पानी और दूध, इन तीनों में से कोलोइड क्या है? तो बेटा कोलोइड और निलंबन में क्या अंतर है? निलंबन के कण दिखाई देते हैं पर कोलोइड के कण नहीं दिखते। देखो, मट्टी को पानी में मिलाऊंगा दिखाई देगा? नहीं। वाह जी वाह। तो इनको मट्टी में पानी मिला के दो, इन्हें तो पता ही नहीं चलेगा। अगला, नमक में पानी मिलाऊंगा, समझ में आएगा? ठीक है। चीनी का विलयन पता चलेगा, चीनी मिला दूं तो दिखाई देगा। लेकिन दूध के अंदर पानी मिला दूं, तुम में से कोई नहीं पहचान सकता। पहचान सकते हो? दूध क्या है? एक कोलोइड मिश्रण। क्या है? हाँ ठीक। दूसरा, बताओ इनमें से कौन निलंबन है? दूध, खून, मिट्टी का पानी या टूथपेस्ट? ये तो बहुत आराम से बताओ। मिट्टी का पानी आराम से दिखाई दे रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है, मट्टी मिली हुई दिखाई दे रही है। निम्नलिखित में कौन सा पानी में निम्नलिखित से किसका उदाहरण पानी में सिरका है? सिरका, जब पानी में मैंने सिरका मिला दिया तो वो क्या है? विलयन है, निलंबन है, कोलोइड है या विलयन नहीं है? वो विलयन है बेटा, मिश्रण है। आराम से विलय विलय हो गया ना, मैंने सिरके में पानी मिलाया, मिल गया। लड़की को तो ज्यादा पता होना चाहिए था। रसोई में नहीं जाती हो? जाओ बेटा, रसोई में बहुत साइंस है, खाली काम नहीं है, रसोई में ही तो सारा साइंस है। टोटल साइंस ही। घर में मम्मी क्या होती है? साइंटिस्ट होती है, टोटल पता है उन्हें। दूध से दही बना देती है वो। क्या है वो? साइंटिफिक प्रक्रिया है बेटा, केमिकल रिएक्शन है वो। कोई पूछ लेना तो अगले पेपर में कि दूध से दही बनना क्या है? क्या है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है वो। और तुम्हारी मम्मी जानती है, वो तो साइंटिस्ट है, उन्हें पता भी नहीं है। और तुम पढ़ लिख के ही बेकार हो। तो ये कर लो, तो थोड़ा रसोई में जाना चालू करो। समझ गए? बस बेटा यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। हाँ, एक क्वेश्चन और सुन लो जरा। टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देगा? नमक का पानी मिलाया है, नमक में पानी मिलाया है, उसमें दिखाई देगा। चीनी मिला रखी है उसमें, दूध में, या कॉपर सल्फेट का कोई मिलेन है उसके अंदर दिखाई देगा। बताओ बेटा किसके अंदर दिखाई देगा? नमक वाले। टिंडल प्रभाव। चलो तुम्हें मैं होमवर्क देता हूँ, अब तुम जरा सोच के आना, वो करके देखना जरा कि किसमें दिखाई देगा, है ना? ये देखो कितनी तेज बन गई। आंसर देख लिया वहां पे, और ये आंसर देख के हमें तेज बन गया। मैडम कोई तरीका भी तो होना चाहिए ना सोचने का, किस तरीके से सोच रहे हो? टिंडल प्रभाव दर्शाइए। टिंडल प्रभाव दिखाई किसमें देगा? तो देखो ना किसमें दिखाई देगा, और एक बार जरा अपना दिमाग दौड़ाओ। ठीक है। धुआं क्या है? धुआं योगी क्या है? धुआं क्या है? धुआं योगी क्या गैस तो है। योगी क्या है? कोलोइड है, क्या है? योगी। योगी क्या? दो चीजों से मिलकर बना है धुआं। धुआं कई चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए योगी क्या। बेटा मिश्रण में तो दो चीजें मिलती हैं, लेकिन योगिक क्या, इसमें ज्यादा चीजें मिले, इसमें ज्यादा चीजें मिले। ठीक है बेटा, बस बेटा यही है, इसी में से कुछ आ जाएगा। और बस ऑल द बेस्ट। क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एंड अणु के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। कोई बेटा अगर तुमसे बोले कि इसका अणु का भार निकालो, अणु का द्रव्यमान निकालो, किसका? अणु का द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूल का मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए अणु क्या है। बेटा अणु मैंने तुम्हें बताया, दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु जो फिक्स मात्रा में मिले, फिक्स मात्रा में मिले तो क्या बनता है? तुम्हारा मॉलिक्यूल बनता है या अणु बनता है। ठीक है, मैंने क्या लिया था? अणु, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लिया तो जल बना H2O। अब पूछेगा भैया इसका वजन क्या है? इसका वजन क्या है? तो तुम्हें तो दोनों को याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का कितना होता है? एक, लिखा है 2, मतलब 1 × 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना वजन होता है? 16। द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। तो 1 × 2 2 + 16 बराबर मतलब 18। तो पानी के एक अणु का मॉलिक्यूल का वजन या द्रव्यमान कैसे निकाला? 18। और ये 18 तुम तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें ये टेबल याद होगी, जिस टेबल के मैंने बताया था। हाइड्रोजन 1, द्रव्यमान कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 40। इसमें से कुछ तो बहुत ही जरूरी है, इस शुरू के जो 5 है और लास्ट का ये कैल्शियम और मैग्नीशियम तक बेटा तुम्हें याद होना चाहिए। सल्फर और क्लोरीन को कभी कभी छोड़ सकते हो, पर छोड़ोगे क्या? क्लोरीन भी कहीं ना कहीं पल्ले पड़ ही जाता है, तो याद कर ही लो ना बेटा, क्योंकि अब तो पेपर का टाइम आ गया। अब पूरे साल तो मस्ती बहुत हो गई है ना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई बार तुमसे पूछता है मॉलिक्यूल के नाम भी बता दो, मॉलिक्यूल्स के नाम बता दो। तो बहुत आसान है। देखो यार मैंने H2O लिया था, पानी, इसके अंदर एक था हाइड्रोजन और एक था ऑक्सीजन, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड बोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा? जल का नाम। जल का नाम। ठीक है ना। और डाई भी लगा दो शुरू में, क्यों? डाई मतलब 2,
समझ गए? अगला एक देखो, एक ये क्या देखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है तुमको CaCl2, इसका बता दो जी। है एक Ca मतलब क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? अब बेटा ये याद कैसे होगा? ये जब तुम टेबल याद करोगे तो कैल्शियम और ये क्या है? क्लोरीन। और जब क्लोरीन किसी के साथ भी जुड़ जाए, क्लोरीन किसी के साथ भी जुड़ जाए उसको बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते? तो ये बोल गया कैल्शियम क्लोराइड। तो हो सकता है तुम्हारे यहाँ पे आ जाए, हो सकता है नाम देने को आ जाए, है ना? अब अगला है CaCO3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। Ca मतलब कैल्शियम, क्या? कैल्शियम। और बेटा कैल्शियम और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन, सॉरी Ca होता है कैल्शियम, C होता है कार्बन, O होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन जहां पर मिलते हैं उसको हम बेटा कार्बोनेट कहते हैं। क्या? कार्बोनेट कहते हैं। इस वीडियो को बार बार देख के याद करना। तो इसका क्या बनना? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। याद रख लो इसको, याद रख लो। क्या? याद रख लो इस बात को, समझ गए? अगला एक और देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, KNO3। क्या? K का मतलब पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। N का मतलब क्या है? नाइट्रोजन। O मतलब ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। ये बेटा याद कर लो, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकता है, कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकता है। एक और देख लो जरा पे फ्री में, AlSO4 Al2SO4 AlSO4 का याद रखना। Al मतलब एल्युमिनियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, क्या एल्युमिनियम जैसा याद करना चाहो। और ये क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन मिलते हैं तो बन जाता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिले तो नाइट्रेट, कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो कार्बोनेट, तो सल्फर और ऑक्सीजन मिले तो सल्फेट। क्या हो गया? सल्फेट। तो ये आसान हो गया याद करना, तो ये एल्युमिनियम सल्फेट। बस बेटा, ठीक है बेटा। चलो बेटा एक क्वेश्चन देखो जरा, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, दिमाग वाला सवाल है। ये बोल रहे हैं कि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, तो ऐसे इस ये रेशियो होता है 1:8 का रेशियो होता है। किसका? 1:8 का रेशियो होता है। तो 18 ग्राम क्या बनता है तुम्हारा? जल बनता है। क्या बनता है? 18 ग्राम जल बनता है। अगर ये कह रहा है हाइड्रोजन का रेशियो ये हो 3 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितनी लगेगी और रेशियो क्या बनेगा? 1:8 होता है, इसका रेशियो क्या बनेगा? तो बेटा इसको हम जरा बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। हमें पता है 1 ग्राम हाइड्रोजन लगती है, ठीक है, तो उसके लिए लगता है 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो 8 ग्राम क्या लगती है? ऑक्सीजन। ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जब ये इतना लगता है और ये कितनी लगती है? ऑक्सीजन, ये O है ऑक्सीजन, याद रखना, कहीं जीरो समझ लो इसको, ठीक है। 3 लगेगा हाँ, तो अगर ये 3 लगेगा तो ये बेटा क्या लगेगा? 3 × 8, ये क्या हो गया? तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए बेटा 24 ग्राम ऑक्सीजन लगेगी। अब इसकी रेशियो बना लो, 24 और 8 की रेशियो क्या होगी? ये अगर 1 होगी तो ये 8 होगी, 3 × 8 24, तो इसकी रेशियो क्या बनेगी? नई रेशियो 1:8। यही रेशियो रही। रेशियो में कोई, क्योंकि क्या है, अनुपात का नियम क्या कहता है? अनुपात का नियम क्या कहता है? फिक्स होनी चाहिए। तो देखो यहाँ भी हुई, यहाँ बस यहाँ कम बन रहा था, हमने ज्यादा बना ली, कोई बात नहीं, अनुपात सेम होना चाहिए। 3 ग्राम लिया तो 24 ग्राम हो गया। ये बेटा क्वेश्चन था। इसी के साथ इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की समाप्ति। स्टॉप कर, हम पहले बना चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, उसको देखे और उसके बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला, जे थॉमसन के मॉडल की क्या सीमाएं थी? गलती क्या की थी थॉमसन ने? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था उसको, ये भी नहीं पता था कि केंद्र क्या होता है। उसको लगा कि पूरा पूरा परमाणु खाली होता है और इलेक्ट्रॉन इधर उधर ऐसे पड़े होते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर बीज, ठीक है। और परमाणु क्यों नकारात्मक भी नहीं होता और धनात्मक भी नहीं होता, मतलब ऋणात्मक भी नहीं होता और धनात्मक भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ऐसा क्यों होता है? वो उसका जवाब नहीं दे पाए, ये उसकी बेटा कमियां थी। ये देखो, ये किसका मॉडल है? नील बोर का मॉडल है, जिसके अंदर वो कक्षाएं दिखा रहा है KLMN, और किसके अंदर कितने परमाणु किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? K में 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 32। इस बात को याद रखना, इसी के हिसाब से हमने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछली बार, ठीक है। तो हो सकता है तुमको भरने के लिए आ जाए, और जिसको भरना नहीं आता वो वीडियो को देख ले, वो समझ जाएगा किस तरीके से भरते हैं। समभारिक कौन होते हैं बेटा? वो जिनका वेट सेम होता है, मास सेम होता है, वजन सेम होता है और नंबर अलग होता है। और समस्थानिक, जिनका वजन अलग होता है लेकिन नंबर सेम होता है, जिनका परमाणु संख्या सेम होती है। वही आइसोबार, मतलब
आइसोबार को क्या बोलेंगे, जिसका भार सेम है, और आइसोटॉप जिसका नंबर सेम है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। और क्या पूछ सकते हैं, हाँ, कैनाल रे क्या है? कैनाल रे के बारे में सिर्फ इतनी बात याद रखना कि ये धनावेशित होती है। धनावेशित का मतलब क्या है? पॉजिटिव किरणें हैं। कैसी? पॉजिटिव किरणें। कैसी है? पॉजिटिव किरणें हैं। इनकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। बस इतना याद रखना बेटा। रदरफोर्ड का मॉडल तुम्हें पता है, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या हुआ? लेकिन रदरफोर्ड एक चीज नहीं बता पाया था। क्या नहीं बता पाया था? कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन अपने केंद्र से जाके क्यों नहीं चिपक जाता, क्योंकि केंद्र पॉजिटिव है अगर। और किसने बताया था केंद्र पॉजिटिव है? खुद रदरफोर्ड ने बताया। और प्रोटॉन की खोज भी उसने की। लेकिन उसने बोला अगर अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन और केंद्र आपस में चिपक क्यों नहीं आता, परमाणु खत्म क्यों नहीं आता? इस बात का वो जवाब नहीं दे पाया, जिसको नील बोर ने आगे सॉल्व किया कि भैया कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ऐसे जाके अंदर नहीं चिपक सकते। समझ में आ गया? ठीक है। इनमें से बेटा यही क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा उच्च कोटि के सवाल इसके अंदर नहीं आते। और न्यूट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? मैंने तुमको बताया था, ईटा पारनाच। ईट पारनाच। ईटा, ई से इलेक्ट्रॉन, तो टी से थॉमसन। पारा, पा से प्रोटॉन और पा से रदरफोर्ड। नाच, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ये याद रखोगे तो कभी पूछ लेगा किसकी खोज किसने की, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। परमाणु मॉडल कैसे कैसे बने, इस बात को याद रखना। सबसे पहले कौन आया था? डाल्टन, फिर रदरफोर्ड और फिर बोर। जब दोनों से बोर हो गया तो आया था। हो सकता है इस तरीके से आ जाए कल क्वेश्चन में कि शुरुआत से एंड तक लगाओ, कौन पहले था और कौन बाद में था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। थॉमसन कब आया था फिर? बेटा थॉम शुरुआत हुई थी उससे। ठीक है, मैंने कितनी बार समझाऊं। सबसे पहला मॉडल किसका था? डाल्टन का था। किसका? फिर रदरफोर्ड का था। और फिर रदरफोर्ड के बाद कौन आया था? नील बोर। जब हो गया था दोनों से बोर। बस यही बेटा तीन लोग हैं जिन्होंने मॉडल में काम किया। अच्छा। बाकियों ने मॉडल में नहीं, उनके तत्वों पे काम किया हुआ। अच्छा। इन्होंने भी तत्वों पे काम किया हुआ। ठीक है बेटा, बस इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त किया था। इसकी वीडियो बनाई है, जिस वीडियो इसकी क्वेश्चन आंसर जो कि ज्यादातर जिसने चैप्टर कर लिया वो इसको क्वेश्चन आंसर परफॉर्म कर सकता है, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे हम नजर डालेंगे। इसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, और जिसको ये चैप्टर नहीं आता वो प्लीज वीडियो देखे ताकि उसको समझ में आए, या एसयूपी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर ले। अच्छा देखो अगला, दाल, फल, अनाज तथा सब्जियों से हमें क्या मिलता है बेटा? इससे हमें बहुत सारी तरह की प्रोटीन्स, विटामिन मिलती है, लेकिन मेन चीज मिलती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो शक्ति होती है ना काम करने की शक्ति, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कैसे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। तो इन सब सब्जी से, अनाज से, दाल से हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। पोषक तत्व क्या होते हैं बेटा? पोषक तत्व वो तत्व होते हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर काम करता है या काम करने लायक बना रहता है। कुछ चीजों की हमें जरूरत होती है, वो बेटा पोषक तत्व होते हैं। विटामिन मिनरल से क्या है? पोषक तत्व होते हैं। पौधे अपना पोषण कहां से प्राप्त करता है भैया? पौधा कहां से लेता है? हम तो पौधे से लेते हैं। पौधा लेता है सूरज के प्रकाश से, और कार्बन डाइऑक्साइड से, और जमीन से, और पानी से। इन सब से मिलकर वो अपना भोजन बनाता है। इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 1000 बार बता चुका हूँ, 1000 बार फिर बता चुका हूँ, और फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरकता बनाने के लिए खाद के प्रयोग की तुलना कीजिए खाद और उर्वरक में। बेटा खाद जो होती है नेचुरल होती है, किससे बनती है? छिलके से बनती है, ऐसी चीजों से बनती है जो गल सके, घर में मिले हुए कूड़े से बनती है, इसके अंदर पन्नी वन्नी ना हो, या हमारे गोबर से बनती है। लेकिन उर्वरक क्या है? केमिकल है। तो खाद तो तुम कितने भी टाइम तक धरती के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, धरती के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन उर्वरक इस्तेमाल करने से धरती टाइम टू टाइम क्या होगी, और उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। धरती भी खराब हो जाएगी, धरती के नीचे का पानी भी खराब हो जाएगा, हमारे खाने वाले भी खराब होंगे, हमें बीमारियां होंगी। अगर वो नदी के आसपास है तो नदी और झील भी प्रदूषित हो जाएगी, और उसमें रहने वाले जीव जंतु भी बेचारे परेशान हो जाएंगे। समझ में आ गई क्या क्या कह रहा हूँ? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा? मछली कैसे प्राप्त करते हैं? तो देखो भाई, मछली तो मछली पकड़ने से प्राप्त होती है। पहली बात तो कुछ लोग तो बेटा अपने घर के आसपास ही खेत ये मछलियां पालते हैं और बेचते हैं, तो वो तो वहीं पर मछलियां पालते हैं बेटा अपने घर के आसपास के किसी तालाब वगैरह में, या घर के अंदर ही कुछ पॉन्ड वगैरह बना के। लेकिन जो नदी के आसपास और समुद्र के आसपास रहते हैं उनको तो मेहनत करके पकड़नी पड़ती है। और कुछ मछुआरे तो ऐसे होते हैं जिनका पूरा जिंदगी मछली पालन पे ही, मछली पकड़ने में ही निकल जाता है। क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसी होती है समुद्र में अंदर जाके मिलती है। कुछ तो होती है मीठे पानी की मछली, और कुछ होती है खारे पानी की मछली, और कुछ समुद्र की मछली ऐसी होती है जो कि अंदर जाके लेनी पड़ती है। तो कई मछुआरे हमारे भारत के बेचारे बड़ा रिस्क लेके, जहाज ले लेके, अपने बोट ले लेके समुद्र के अंदर कूदते हैं। तो कई बार क्या होता है, दूसरी देश की सेना उन्हें पकड़ लेती है। श्रीलंका वाले रोज आए दिन हमारे मछुआरों को पकड़ लेते हैं, नीचे जो मछली पकड़ रहे होते हैं वहां पे, आए दिन का केस है। ठीक बेटा, कोई बड़ी बात
नहीं है, समझ गए? बस बेटा, और एक बात और याद रखना कि पानी की आवश्यकता क्यों होती है ना, और हमें अच्छी अच्छी उर्वरक फसलों की किफायती क्यों चाहिए, तो इन सब के लिए बेटा आप चैप्टर की वीडियो जरूर देख लें। ओके, बस ये इंपॉर्टेंट।